हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को ना कोशिका के बारे में बताऊंगा। तो कोशिका क्या है? किसी भी सजीव में कार्य करने के लिए जो भी ऊर्जा हमें मिलती है वो हमें कोशिकाओं से ही मिलती है। कह सकते हैं हम कि किसी भी सजीव को कार्य करने के लिए या उसकी आकृति परिवर्तन करने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं कोशिका। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका में या किसी भी सजीव कोशिका में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अंग्रेजी में अगर हम कहें द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कह सकते हैं कि द सेल इज structural and functional unit of life। किसी भी कोशिका में उसकी संरचना के लिए या कार्य करने के लिए जो भी ऊर्जा मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है? कोशिका से मिलती है। अब हम बात करें कि कोशिका संरचनात्मक इकाई कैसे हुई और क्रियात्मक इकाई कैसे हुई। हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है ना, प्रत्येक कोशिका जो होती है ग्रुप ऑफ सेल, एक छोटी कोशिका जो होती है ना, जब एक जैसी कोशिका बहुत सारे जब कोशिका अपने ही जैसी संरचना के साथ एग्रीगेट्स होकर के एक कॉम्प्लेक्स रूप बनाती है तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। हम कह सकते हैं सेल, देन ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना और कार्य में एक जैसा हो क्या कहलाता है? टिश्यू या ऊतक कहलाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखें कि द ग्रुप ऑफ टिश्यू is called cell organelles। कहने का मतलब है जब बहुत सारी कोशिका एक साथ जुड़ती हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब जब बहुत सारे टिश्यू, एक जैसे टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण करते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? इकट्ठा होकर के बॉडी स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सकते हैं। द ग्रुप ऑफ, कह सकते हैं ना, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स is called body structure। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एक छोटी कोशिका से क्या हुआ? टिश्यू का निर्माण हुआ। टिश्यू से क्या हुआ? सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण हुआ और लास्ट में क्या हुआ? बॉडी का स्ट्रक्चर बना। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होती है ना,
वो संरचनात्मक इकाई हो। अब हम बात करते हैं कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई कैसे हुई। हम ये जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, उपचय और अपचय क्रियाओं को संपादित करने के लिए बहुत सारे क्रियाएं संपादित करनी पड़ती है। हम कहें कि जो भी शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो क्या कहते हैं, इनको संपन्न करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। कंप्लीट करने के लिए वी नीड क्या, वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलती है। हम जानते हैं कि कोशिका में एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है कि ये एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात करें हम, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ऊर्जा का भरपूर पैकेट। ऊर्जा का भरपूर पैकेट। जब हमको ना हमारे शरीर को ना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ये एटीपी जो है ना तुरंत एडीपी में कन्वर्ट होता है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहने का मतलब है कि जब हम कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संचित होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मिलती है। अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वी आर नीडेड एनर्जी, एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, एटीपी के रूप में मिल रही है। जब हम किसी संक्रिया को परफॉर्म करते हैं, किसी भी संक्रिया को संपादित करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हम एनर्जी का हरासमेंट करते हैं। वी आर जस्ट रिलीजिंग एनर्जी। तो एनर्जी किस रूप में निकल रही है, एडीपी के रूप में निकल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे एटीपी, दैट यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे फास्फेट के 3 एलिमेंट्स थे, और जब हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट हुई तो यहाँ पे फास्फेट के 2 ही एलिमेंट्स बचे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। बात करें हम कि कोशिका की संरचना, तो सबसे पहले हम बात करें कोशिका की संरचना की, तो कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो अब हम बात करें कोशिका की संरचना के आधार पर हम कोशिका को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कोशिका या सेल्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। बात करें हम यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरी है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना। अब एक एक की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ना लैटिन वर्ड प्रोकैरियोट जो है ना, प्रोकैरियोट्स लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या, प्रो और प्लस कैरियर्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहने का मतलब है जिन कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे पूर्ण विकसित और अल्प विकसित का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यदि हम सेल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे ये निकल के आता है
ये एक नॉर्मल सेल वॉल है, ये नॉर्मल सी सेल्स है जो कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, सेल वॉल है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है। दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बात करें हम न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। अब प्रोकैरियोटिक की बात करें ना, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं है, इसका मतलब है इनडेवलप्ड। इनडेवलप्ड बात करें हम कि न्यूक्लियस जो है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं है, कहने का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो डीएनए आरएनए हो, चाहे प्रोटीन्स हो, प्रोटीन स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन, तो वो एक प्रकार के इन्वॉल्व में नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल सामान्य रूप से क्या है, साइटोप्लाज्म में मूव करता है। तो प्रिमिटिव इन नेचर मतलब प्रारंभिक अवस्था में न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं था। सामान्य रूप से अगर एग्जांपल की हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की सेल्स में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, और बहुत सारे लोअर प्लांट्स हैं जिनमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, दैट मींस देयर इज अनडेवलप्ड, दे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव है, इसमें ना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं प्रो या प्रिमिटिव या प्रोकैरियन। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जहां पर कैरियन शब्द आए उसका अभिप्राय हमेशा होता है न्यूक्लियस से। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि जहां पे कैरियन शब्द आ जाए वहां पे न्यूक्लियस की बात आती है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। कह सकते हैं कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है? बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, जो कि कोशिका के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बदलने में या तो डिफरेंट टाइप्स के कोशिकाओं में पार्टिसिपेशन में वो भाग लेता है। अब बात करें हम यूकैरियोटिक सेल्स की, अब हमने बता दिया आप लोगों को प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक का अगर हम देखें तो ये भी लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, यू और प्लस कैरियन। बच्चों हमेशा ध्यान रखना जहां पे कैरियन शब्द है उसका मतलब केंद्रक से ही है, न्यूक्लियस से या केंद्रक से, है ना? समझ आ रहा है? यहाँ पे बात करें यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है वेल डेवलप या सत्य प्रकार का, वेल डेवलप, वेल डेवलप। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। हम कह सकते हैं कि जिन कोशिकाओं में वेल डेवलप केंद्रक पाया जाए वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। हम बात करें कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करें ऑल लिविंग एनिमल्स की बात करें, या हम बात करें और हायर प्लांट्स की बात करें, तो इन सब में क्या पाया जाएगा? इन सब में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसमें ना बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अंतर है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये है प्लांट सेल्स और ये है एनिमल सेल्स। क्या है? ये है एनिमल सेल्स। बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, सेल वॉल की उपस्थिति है, जबकि इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। अब ये सेल वॉल अगर प्रेजेंट है ना, यदि सेल वॉल है तो सेल वॉल वाज मेड अप, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी है, सेलुलोज। किसकी बनी है, सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बट इन अ केस ऑफ देयर इज नो सेलुलोज या सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, है ना, सेलुलोज इज एब्सेंट, is absent in most of the बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेल वॉल का प्रेजेंस होना ये किसका प्रॉपर्टीज है, प्लांट्स का है, और सेल वॉल का एब्सेंट होना ये किसका बात है, ये किसकी बात है, सेल वॉल का एब्सेंट होना एनिमल सेल की बात होती है। बच्चों हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। हम कहते हैं कि जिन पौधों में ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव, मतलब हम कहते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं दे हैव अ ग्रीन क्लोरोफिलस प्लांट्स। हम कहते हैं ऑल प्लांट्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस their food its own, है ना। कहने का मतलब है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हर एक पौधे। बट एक एक्सेप्शन है, अगर हम बात करें पौधों की कि तो एक पौधे का किंगडम ऐसा है, ग्रुप एक ऐसा है प्लांट्स का, दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। कह सकते हैं जो, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो कैटेगरी है ना, इसमें क्या होता है, एक तो होगा हेलोफाइट्स होगा, एक तो होगा हेलोफाइट्स और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियोफाइट्स। अगर हम बात करें हेलोफाइट्स, इसमें क्या होगा इसका कि दे डू नॉट डिफरेंशिएट differentiated into leaf, stem and root। इसमें क्या होगा, they are always differentiated into root, stem and leaf। कंडीशन है इसमें जितने भी लोकल प्लांट्स हैं उसमें आते हैं। जैसे कि हम बात करें फंजाई की बात करें, फंजाई कम, एलगी की बात करें, एलगी आता है इसमें, और लास्ट में क्या करें, ब्रायोफाइटा। इसमें बात करें टेडोफाइटा आता है, टेडोफाइट आएगा। इसमें बात करें हम जिम्नोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, और इसमें आएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक ग्रुप ऐसा है ये फंजाई का जो कि है ना, दीज आर हेटेरोट्रॉपिक। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है ना जो कि अपना भोजन नहीं बनाता, हेटेरोट्रॉपिक या कह सकते हैं इसका नेचर जो है वो सेप्टोफिट। ठीक है, धन्यवाद। आगे की लाइन पर उठाएंगे आपसे।